सॉल्व करना पड़ेगा कुल मिलाकर के, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, वो पहले मैं एड्रेस करता हूं। इस बार सर मान लीजिए कोई नया इंड एस आया और आप पहले चीज का कोई दूसरा तरीका से अकाउंटिंग करते थे, अब इस नए इंड एस के हिसाब से करेंगे, तो ऑब्वियसली दैट इज ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी ना। आंसर इज यस, दैट इज ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। फैक्ट एंड इफेक्ट को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, ये इंड एस 8 में साफ साफ लिखा हुआ है। बट सर व्हाट अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन? क्योंकि इंड एस 8 तो बोलता है कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अगर फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करोगे तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा। आंसर इज करना पड़ेगा, लेकिन वो रिस्पेक्टिव इंड एस जो नया वाला इंड एस आया है ना, वो बोलेगा। तो सर वो हमेशा बोलता है क्या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने के लिए? 99.99% यस। तो सर हो गया बात, तो हम तो शांत हो गए, मेरा क्वेरी सॉल्व हो गया? नहीं, नहीं हुआ। क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि वो लोग रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच को थोड़ा डिफरेंटली भी यूज करता है। फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच रूल 1, मॉडिफाइड मैं आपको दिखाता हूं, मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच रूल 2, वो साला वो रेट्रोस्पेक्टिव भी नहीं है। आप इस वाले इंड एस में देखिए, आपको दिखेगा, आप बोलेंगे हाँ सर हाँ ठीक ही बोल रहे हो आप। जस्ट वेट, कुछ नहीं, खाली ऊपर से देखिए ना, काम हो जाएगा अपना। तो रिस्पेक्टिव पैरा तो पढ़ा हुआ है ही। ये देखिए, जब इंड एस 116 पहली बार आया, अभी तो आया ना इंड एस 116 18 में, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है इंड एस 116 का ट्रांजिशनल प्रोविजन। मिला? अब देखिए कैसा लिखा है, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, भाई यही होना चाहिए था, एज इफ द स्टैंडर्ड हैव बीन देयर फ्रॉम द बिगिनिंग। मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अल्टरनेटिव 1, मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अल्टरनेटिव 2, तो दिया ना 2-3 ऑप्शन। तो अब क्या करोगे? तो क्या तुम ये लड़ाई करोगे कि इंड एस 8 और इंड एस 116 लड़ाई कर रहा है? नो, लड़ाई नहीं हो रहा है। आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है इन दिस पर्टिकुलर इंड एस या इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सर ये नहीं भी देता है क्या? अरे कोई में नहीं दिया आज तक, इसमें पहली बार दिया, इसमें दिया और थोड़ा सा 115 में दिया था, नहीं देता है नहीं तो नॉर्मली। सो इज योर क्वेश्चन आंसर्ड? गुड बॉय। आइए एक और नया इंड एस स्टार्ट करते हैं। द नेम इज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। वेट, मैं जरा स्वेटर पहन लेता हूं। आप तब तक क्वेश्चन पढ़ते रहिए, पहला वाला, फिर मैं पढ़ता हूं। What is the date of approval for issue of the financial statements prepared for the reporting period from 1st April 21 to 31st March 22 in a situation where the following dates are available? बैलेंस शीट रेडी हो गया 15 अप्रैल को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिव्यू करके 25 अप्रैल को अप्रूव कर दिया, शेयर होल्डर को मिला 16 मई को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 मई को हम फाइल कर दिए। क्लियर चॉइस है, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं तो वो ही अप्रूवल डेट माना जाता है। ऐसे तो शेयर होल्डर भी अप्रूव करता है, अडॉप्ट करता है, बट वो डेट इंड एस 10 के लिए रेलेवेंट नहीं होता। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड एस 10 क्या है? अब अगेन बुक का लैंग्वेज को ध्यान देना होगा। लिखता है डिस्क्लोजर्स दैट, अगेन लेकिन कॉमन सेंस से आंसर कर पाओगे। द डिस्क्लोजर दैट एन एंटिटी शुड गिव अबाउट द डेट when the financial statements were approved for the issue
वहां पे थोड़ा सा और डिटेल होना चाहिए अबाउट दोज ट्रांजैक्शंस। भाई अगर इस केस में अगर लें तो 1 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में अगर कुछ हुआ है तो हम बता सके उनके बारे में। द डिस्क्लोजर अबाउट द इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर द ऑब्वियस चॉइस। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न के ऊपर है। On 15 April 2022, after the balance sheet date, a major earthquake disrupted the entire operations of a reputed company. Company suffered huge loss due to damage. The company's insurance policy doesn't cover the risk of loss arising from natural disaster. The company doesn't have sufficient internal funds or the availability of external finance to rebuild the infrastructure necessary for it to resume its operations. The board is not sure about the future of the company. The company has prepared the financial statement for the period ending 31st March 2022, which is approved in the board meeting dated 20 April 2022. How this event should impact द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। कोई भी लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं था, ऊपर में हम लोग जितना पढ़े फ्लो अच्छा से बना था क्वेश्चन का। लिखता है इसका एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, खाली डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, कुछ भी जरूरत नहीं है, जो भी डिस्क्रिप्शन होगा मैनेजमेंट का वही करना होगा। बोली एडजस्टमेंट है ना, ये तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा यहां पर। तो अगर इनमें से 4 में से एक चॉइस है तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कैलकुलेटर उठा करके कैलकुलेट कीजिएगा। मून लिमिटेड शेयर कैपिटल 15 लाख शेयर का है, 2 ऑप्शन है डिविडेंड का। 10 बोतल परफ्यूम देगी वो कंपनी डिविडेंड के रूप में एक शेयर होल्डर को, जिसका मार्केट प्राइस 75 रुपया पर बोतल है, 750 रुपया का फेयर वैल्यू हो गया। दूसरा ऑप्शन है 700 रुपया का कैश डिविडेंड पेमेंट होगा। एस्टिमेशन है कि 60:40 में ये दिया जाएगा, मतलब शेयर होल्डर ऑप्ट करेंगे ना तो 60:40 में ऑप्ट होगा। तो हाँ, तो आपको डिसाइड करना होगा कि खर्चा मेरा कितना लगने वाला है, एस्टिमेट करना होगा ना, उपाय नहीं ऐसा ऑप्शन दोगे तो एस्टिमेट करोगे। तो 60% ऑफ 750 प्लस 40% ऑफ 700, ₹450 और 280 रुपया, 730 आ रहा, जरा 946 कैसे आ रहे? वो करूंगा अभी मैं, ये पर शेयर निकाला है रे बाबा। पर शेयर निकाले अभी हम, 750 रुपया देंगे जी, और नहीं तो 700 रुपया देंगे, 2 ही तो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसको 15 लाख से मल्टीप्लाई करना, एक बार करके दो मेरे को 15 लाख से मल्टीप्लाई, बस 1095 रन दो ना। लैक्स कर दू ना, 0, अब लैक्स कर दू ना, हाँ ठीक है ना, वो ठीक है, उतना भी खराब चॉइस नहीं देगा, हो जाएगा, इतने से चिंता मत करो। आगे calculate the amount at which the dividend shall initially be recognized. Obviously this is the amount at which it should be recognized on the date of declaration. Later on जब सेटलमेंट हुआ तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बोतल 90 रुपया का था, यानी 10 बोतल का 900 रुपया, और 700 तो 700 ही होगा, एंड द रेशियो ऑफ द ऑप्शन बिकम्स 80:20, मतलब 900 रुपया 80% लोग लेने वाले थे और 700 रुपया 20% लोग लेने वाले थे।
करो, मल्टीप्लाई करो। 720, 140। हाँ, कितना हुआ ये? 860 इंटू 15 लाख। जितना भी आ रहा बोलना। 1290 नहीं, 12900 आएगा। इसके हिसाब से बोल रहा हूं बेटा। एक जीरो तो बढ़ना चाहिए ना, नहीं तो मैच कैसे करेगा। तो बोलता है कि जब हम डिक्लेयर करेंगे तो मेरा बैलेंस शीट में इतना लायबिलिटी होना चाहिए, जब हम पेमेंट करने का वक्त आएगा तो मेरा बैलेंस शीट में इतना लायबिलिटी होना चाहिए। अब मांगा क्या है वो हम लोगों को आपको दिखाना है। उन्होंने मांगा है देन हाउ मच अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू इक्विटी। 2 दिन पूछा है। पहला दिन कितना डेबिट, इक्विटी मतलब डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड तो पीएल में नहीं जाता है, रिजर्व सरप्लस में डेबिट होता है, तो बोल के वो इक्विटी वर्ड लिखा है, उससे घबराना नहीं है। तो 2 बार कितना कितना डेबिट होगा, मैंने आपको 2 बार का फेयर वैल्यू बता दिया। तो पहली बार तो आपको इतना डेबिट करना ही होगा, दूसरी बार आपको डिफरेंस को डेबिट करना होगा। तो वो फिगर पूछा है, आपको माइनस करके निकालना होगा। 1950 है, ये तो रहा। यस, एग्जाम में, हाँ करेक्ट करेक्ट। एग्जाम में वो जो कैट वैट देने वाले जो बच्चे होते हैं ना, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे लोग होते हैं, उनको तो फास्ट कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, उनके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो लोग तो एक तो मिलते ही बस चॉइस देख करके वो लोग फटाफट आगे बढ़ जाता है। बट हम लोगों को डिस्कशन करना भी जरूरी हमारे लिए, बोल के हम लोग कर रहे हैं। बोल बेटा। हाँ, लेकिन मान लो यहां पे इस तरह का चॉइस हम दे दिए, इसको बोलते हैं डिविडेंड पेएबल इन कैश, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन काइंड। नहीं, डिक्लेयर हो जाने के बाद तो आता ही है ना। हाँ, तो डिक्लेयर होने के बाद कई कहानी है कि डिक्लेयर हो गया है, तब कितना लिखोगे, पेमेंट होने का वक्त आया तब कितना लिखोगे। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। हाँ, 5 नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। According to Ind AS 10, when management of the entity is required to issue the financial statement to a supervisory board for issue, the financial statement are said to be approved when shareholders approve, filed with regulatory authority, approved by supervisory board, या approved by the management. The answer is approved by the management. Supervisory board जब भी अप्रूव करे, करे नहीं करे, हम लोग वहीं तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर पाएंगे फॉर एडजस्टिंग इवेंट्स। ऐसे ही कोई बना करके रखा है, एक बार देख लेना तुम। आगे, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑन 24 मई 2022। Management discovered a major fraud and decided to reopen the books of accounts. Financial statements were then subsequently approved on 31st May. एक बार अप्रूव हो गया, पर दिया नहीं गया था सबको। बड़ा फ्रॉड पता चला, डायरेक्टर लोग बैठ के मीटिंग किया कि भाई हमको इसको इनकॉर्पोरेट कर देना है क्योंकि फ्रॉड पुराना है। तो बिल्कुल उनके हाथ में है, दोबारा अप्रूव कर देगा। व्हाट इज द डेट ऑफ अप्रूवल एज पर इंड एस इन द गिवन केस? ऑब्वियसली 31st, सबसे लेटेस्ट वाला अप्रूवल डेट लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, विदाउट एनी झमेला। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स दैट अकर बिटवीन the end of the reporting period and the date
ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। चॉइस कर लीजिए, देख लीजिए, आगे बढ़िए। ये हो रहा है ना इसका आंसर। चलो आगे। ए कंपनी, ये आपको आता है, कार्व आउट है हमारी जिंदगी का। आइए पढ़ते हैं। ए कंपनी XYZ took a long-term loan from the bank. Before the end of the reporting period, there was a breach. The amount stands payable on demand because of that. After the reporting date, but before the approval of the financial statements, company entered into the agreement with the bank pursuant to which the loan is not repayable on demand. This loan will be treated as adjusting या नॉन एडजस्टिंग। आंसर इज एडजस्टिंग। आपको नॉन करेंट में ही दिखाना अलाउड है, और ये हमारे यहां कार्व आउट है। प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉन एडजस्टिंग, इंटरेस्ट इज एडजस्टिंग। कंपनी के पास चॉइस है, मतलब नहीं है। आगे the management of a company decided and announced a plan to discontinue the operation and liquidate the company after the reporting date. Going concern fail हो गया है। According to Ind AS 10, the company shall prepare the financial statement on a going concern basis, not prepare the financial statement on a going concern basis, prepare the statement on a going concern with a disclosure, prepare the financial statement going concern without any disclosure. Obviously भी होगा, अभी डिस्कस किए हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन। On 15 January 2022, Alpha filed a suit against Beta for recovery of 10 lakh. On 15 April, court confirms that Beta will have to pay the amount to Alpha. The financial statements are approved by the board on 20 May. What will be the treatment of 10 lakh in the financial statements of Beta on the reporting date? मार्च में इसका प्रोविजन बनेगा या नहीं बनेगा, ओनली उस चीज के ऊपर क्वेश्चन है। आपका जजमेंट क्या है वो तो आप बोलेंगे ही मेरे को। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बुक में अलग से इस चीज को लेके डिस्कशन है। आप बताइए क्या लिखा हुआ है आंसर में, या आपको क्या लगता है? प्रोविजन बनेगा ना? एडजस्टिंग इवेंट हुआ ना ये, जल्दी। इसी तरह के इवेंट कोई तो एडजस्टिंग इवेंट हम लोग बोला करते थे। आधा मिनट टाइम दो। ये देखिए, जब एडजस्टिंग इवेंट बुक में पढ़ाया गया तो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल्स दिए। उसमें एक ये एग्जाम्पल देखिए, एडजस्टिंग इवेंट एग्जाम्पल्स आर सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस। तो सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस इज एन एडजस्टिंग इवेंट and it's clear cut written. संपूर्णा बोलती है कि सर इसको ए भी तो दिखा सकते हैं। नहीं, ए में लिखा है डिस्क्लोज इट एज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। नो, इट्स ए रियल लायबिलिटी फॉर विच ए प्रोविजन शुड बी मेड। हाँ, वो खाली लायबिलिटी और प्रोविजन के बीच में मारपीट कर रहा है। बी इज ऑल्सो करेक्ट, रादर बोलो बी इज ऑल्सो करेक्ट। बस वो लाइबिलिटी लिखेगा या प्रोविजन लिखेगा, ओनली उसको लेकर के मारपीट है। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, ए नॉट करेक्ट है। संपूर्ण तुम बोलो ठीक से। सर ये जो लायबिलिटी आ रहा है, ये तो कोर्ट
हाँ, माने कोर्ट में केस फाइल था, सेटलमेंट बाद में हुआ है, मतलब कोर्ट ने डिसीजन बाद में दिया है, तो वो बाद में अगर दे भी दिया और हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अप्रूव अभी नहीं हुआ है, तो हमको करेंट ईयर में उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा। वो तब होता जब ये कोर्ट केस फाइनल नहीं हुआ ईयर एंड, माने डेट ऑफ अप्रूवल तक, माने कोर्ट में अभी भी वो पेंडिंग है और हार जीत का फैसला अभी तक हुआ नहीं है। बट देन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। हाँ, ये चॉइस होना नहीं चाहिए था वहां पे। वो खाली यही वर्ड लिख रहा है कि इसको प्रोविजन लिखें कि लायबिलिटी लिखें, बट उसके केस में मैं ये जरूर बोलूंगा कि एज ऑन 31 मार्च उसको प्रोविजन में ही लिखना चाहिए। भले वो अब क्लियर हो गया है, आप एडजस्टिंग इवेंट बोल रहे हो, लायबिलिटी का नाम अगले साल ही देना चाहिए। हाँ हाँ, फिर से बोल बेटा। हाँ हाँ हाँ, यही वाला करेंगे। नहीं बना सकते गोइंग कंसर्न, नहीं बनाना ही एडजस्टमेंट। आप जब नहीं बनाओगे ना गोइंग कंसर्न पे, तो सिर्फ आग लगने वाला लॉस नहीं, और भी बहुत सारा लॉस प्रॉफिट का अकाउंटिंग हो जाएगा। वहां पे खाली यही बोला एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट, द आंसर इज एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। गुड। सारे बच्चों सुनो, ये क्या पूछ रहा है बच्चा। ये बोल रहा है सर, जैसे यहां पे तो आपने क्लियर कट बोला कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है और गोइंग कंसर्न नहीं है। वहां पे सर एक फायर वाला केस था, सम था, जहां पे आपने ये बोल करके आगे बढ़े थे अपने कि भाई एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ये वाला सम जो ब्यूटीफुल सम था आप बोले पढ़ करके। तो सर यहां पे अगर वो गोइंग कंसर्न की बात उठेगी तो क्या आप बोलेंगे? आंसर इज गोइंग कंसर्न नहीं है। हम लोग, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए। अब यहां पे साला ये चॉइस भी रहेगा और वो चॉइस भी रहेगा कि एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। तो अगेन जो चॉइस आपको ज्यादा स्ट्रांग लगेगा, गोइंग कंसर्न वाला चॉइस ज्यादा स्ट्रांग है, वो लिखना होगा। डन? ग्रेट। इसके सारे क्वेश्चन हो गए या और बाकी हैं? सारे हो गए, गुड। अगला टॉपिक हम कर रहे हैं, हम लोग का बोरोइंग कॉस्ट हो गया था। अगला टॉपिक हम कर रहे हैं इंटेंजिबल असेट्स, दिस वन। यहां हेडिंग में इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स लिखा हुआ है, बट दिस इज इंटेंजिबल असेट्स। बोलो बेटा। हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, मैं वहां चला जाता हूं, एक बार अपने बात करते हैं ना। बहुत बढ़िया, इस तरह से क्वेश्चन का डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। हाँ बोलो बच्चा। सर आपने जब पढ़ाया था तो आपने कहा था कि फायर जब अगर कोई मिलता है तो मतलब वो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होगा ना, तो बिकॉज वो कंडीशन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन आपका गोइंग कंसर्न खतरे में अगर आ जाता है, हेलो, हाँ। मान लो फायर अगले साल लगा, नॉर्मली फायर लगने का इवेंट को नॉन एडजस्टिंग ही माना जाता है, क्योंकि फायर का कोई कंडीशन पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस फायर की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि आपका गोइंग कंसर्न का एबिलिटी पे ही क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, तो आपको उसको 2 सेंटीमीटर आगे जाकर के ये बोलना पड़ेगा कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे नहीं बना सकते लास्ट ईयर वाला।
और आपको नहीं बनाने मिलेगा, आपको वो सारे लॉसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा जो आपको फायर की वजह से हुआ। और जब आप गोइंग कंसर्न के बेस पे आप नहीं बनाएंगे ना, तो ऑब्वियसली वो सारे लॉस एडजस्ट हो जाएंगे। स्टॉक सारा जल गया होगा, रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखोगे बहुत कम वैल्यू मिलेगा, असेट सब जल गया होगा, कॉस्ट पे लिखने नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो लॉस अकाउंट फॉर हो जाएगा। तो इस फायर वाले सम में जो बोला ना कि एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट गोइंग कंसर्न वाज इन डेंजर, नॉट बी एक मिनट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फायर इन कंटेंशन, इट इज बिकॉज, आप देखिए लास्ट तक कहानी ऐसी हो गई, पढ़ते पढ़ते जब गए तो फ्यूचर कंपनी का डाउट पे है, यहां तक का स्टोरी बन गया था उस क्वेश्चन में। सो इट्स नॉट अबाउट फायर, इट्स अबाउट गोइंग कंसर्न। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन आया। हेलो, ये बढ़िया है ना, रिवीजन टाइप का पूरा हो जा रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं इंटेंजिबल असेट्स, एंड दैट इज माय पेज नंबर। आप बता दो, सारे बच्चे अकॉर्डिंगली पेज को खोल लें। एक दिन और लगेगा हम लोगों को, इसके बाद एक दिन और लगेगा, मुझे लगता है 1 दिन या 2 दिन में हो जाएगा। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ इंडेस 38? इंडेस 38 इंटेंजिबल असेट का है। इंटेंजिबल असेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो इन्वेंट्री है। असेट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉई बेनिफिट, प्लीज वो प्लान असेट है, याद है ना? वो जो एम्प्लॉई बेनिफिट का फंडिंग करते हैं ना, तो हम लोग ग्रेचुटी का पैसा को हम लोग एडवांस दे करके रखते हैं LIC वगैरह को, तो वो लोग मैनेज करता है। नॉन करेंट इंटेंजिबल असेट विच आर हेल्ड फॉर सेल, वो 105 है, नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। सो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे इंड एज 38 के स्कोप से बाहर हैं, क्योंकि इंड एज 38 में वो असेट आती है जो हेल्ड फॉर यूज होती है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिकेशन इंपेयरमेंट? एक तो गुडविल है, एक है कोई भी इंटेंजिबल असेट जिसको आपने इनफाइनाइट लाइफ बोल दिया। इनफाइनाइट लाइफ बोल दिया माने आप डिप्रिशिएट ही नहीं करोगे, तो इंपेयर तो कम से कम करो। और एक है, वो आपको याद करना होगा, कोई भी इंटेंजिबल असेट अगर डेवलपमेंट स्टेज में है ना, अभी उस पर काम अगर चल रहा है, तो चलते चलते क्या होता है कि साला खर्चा इतना ज्यादा लगने लग जाता है कि रिकवरेबल अमाउंट छोटा होने लग जाता है। तो उसमें अलग से एक कहानी लिखी हुई है कि अगर कोई इंटेंजिबल असेट अभी डेवलपमेंट स्टेज में है तो उसको भी इंपेयरमेंट के टेस्ट से गुजार लेना चाहिए, इवन व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन। तो ये 3 तरह की एसेट ऐसी होती है। तो 2 के बारे में तो बहुत ऑब्वियस है, गुडविल का तो क्वेश्चन ही 50 बार डिस्कस हुआ है। देखो यहां लिखा है, इंटेंजिबल असेट विथ इंडेफिनाइट यूज, इंटेंजिबल असेट विच आर नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, और गुडविल अक्वायर्ड इन द केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इन तीनों ही केसेस में हमें एनुअल इंपेयरमेंट करना पड़ता है, वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन और नॉट।
क्योंकि तीनों इंटेंजिबल एसेट है बोल के इस वाले एस में है ये बात, ये इंपेयरमेंट में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक मिनट, ये वाला बात बुक में अलग से लिखा हुआ क्यों नहीं है मेरे नोट्स में? तो बड़ी बात है। नहीं नहीं, मैं लिखूंगा भी जरूर, ये छोटी बात नहीं है मेरी। ना तो साला 36 में लिखा हुआ है, ना 38 में लिखा हुआ है। जरूर लिखना चाहिए, बड़ी बात है भाई। दोनों जगह ही नहीं लिखा हुआ, वही तो मैं देख रहा हूं कि मेरी बुक में कहां पे पैराग्राफ में है। चलो, मेरी बुक में नहीं है, मैं अभी बोल दिया आपको कि इस तरह के 3 असेट होते हैं जिनको आप बिना इंपेयरमेंट का इंडिकेशन होते हुए भी इंपेयरमेंट के टेस्ट से गुजारना पड़ता है। अरे लिखा होंगे, मैंने अलग अलग चैप्टर में बोले होंगे, तब लिखे होंगे। ये एक तो 3 ठो का लिस्ट एक जगह पे होना चाहिए, वो मैं ढूंढ रहा हूं। पैरा मेरी बुक में क्यों नहीं है? तो पैरा इंक्लूड कर देंगे ना जब भी बुक अगला बार बनाएंगे। तो आगे, एन इंटेंजिबल असेट विथ फाइनाइट यूजफुल, 3 नंबर में आ गए ना हम लोग। एन इंटेंजिबल असेट विथ ए फाइनाइट यूजफुल लाइफ शुड बी amortized ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, करेक्ट लग रहा है। ए पीरियड डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट, कुछ भी तो नहीं हो सकता। 5 years, नो फोर्सिएबल लिमिट, नहीं, यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। बट ए पीरियड डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट को मैं खराब नहीं बोलूंगा चॉइस। हाँ, अब समझ अब आप समझ रहे हो ये दोनों को कैसे डिसरिगार्ड करोगे? नहीं, डेफिनेशन में तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है, डेफिनेशन में इट इज देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। बट देन हम अगर उतना दिन यूज ही नहीं करना चाहते तो द एसेट हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, सेट 10 years, आई वॉन्ट टू यूज इट फॉर 3 years एंड थ्रो इट, तो मैं तो 3 साल में अमोटाइज करके खत्म करूंगा ना जी। जो भी स्क्रैप का वैल्यू को बढ़ा दूंगा वो अलग बात है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? बट वो साला जिस तरह से लिखा है उसमें एक का चॉइस ऑब्वियस हो रहा है, क्योंकि वहां एज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट लग रहा है कि साला फॉल्स टाइप का डिटर्मिनेशन है। पढ़ने से उस तरह का फीलिंग आ रहा है, लेकिन उसमें लॉजिक तो है ही। आइए ए चॉइस को मान करके आगे बढ़ते हैं। Which of the following items qualified to be an intangible asset? माने जो असेट में ऐड होने का चांस है। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन एक्सपेंस कभी नहीं होता, स्पेसिफिकली मना किया गया है। ऑपरेटिंग लॉसेस ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस मना किया गया है, एज 10 में भी मना, इंड एज 16 में भी मना किया गया है। कॉलेज ट्यूशन फीस पेड टू एम्प्लॉइज हु डिसाइड टू एनरोल इन एन एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी while working with the company, no chance, वो असेट नहीं है। Legal cost paid to intellectual property lawyers for registering a patent, obviously it is an intangible asset. पांच नंबर, AG लिमिटेड ने एक कंप्यूटर खरीदा है, साथ में बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी है।
These are integral part of the computer. Which of the following are true in the context of Ind AS 38? Recognize computer and software as a tangible asset. Recognize tangible and intangible separately. मैं तो बी में भी जा सकता हूं भाई. जो मटीरियल होता है उसको देखा जाता है. Recognize computer and software as intangible asset. None of the above. वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर की वजह से ऐसा हुआ है. ओ ये वो है, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं है. समझ गया, मैं समझ गया. बोलो मत, मैं मान गया अपना हार. मुझे लगा हार्डवेयर के साथ कुछ सॉफ्टवेयर दिया गया है, वैसा नहीं है. वो कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है, माने वो हार्डवेयर का इंटीग्रल पार्ट है सॉफ्टवेयर. नहीं, टैली टाइप का नहीं. वही तो साला मैं तो रहता तो मैं तो अलग करता, क्योंकि इसकी कहानी बहुत क्लियर है कि जो दोनों अगर अलग अलग करते हो और दोनों सिग्निफिकेंट रहता है तो दोनों को अलग अलग डेबिट किया जाए. लेकिन कहा मेरा आंसर यहां पे चेंज हुआ. मैं देखा ही नहीं ये वाला पॉइंट. पढ़ते वक्त पढ़ा था लेकिन इस पे ध्यान ही नहीं दिया. ये लिखा है कंप्यूटर का ही इंटीग्रल पार्ट है. माने those hardware cannot run unless those softwares are there. Agree with the institute का आंसर. सॉरी मेरा जोश दिखाने के लिए. लेकिन आपको भी पढ़ के नहीं लग रहा था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो अलग अलग है. चलिए ये मैं मान गया. ए इज करेक्ट. अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट सीजेस व्हेन द असेट इज डी-रिकॉग्नाइज्ड. ये करेक्ट है भाई. असेट ही हटा दिए तो अमोर्टाइजेशन तो बंद होगा ही. When the asset is withdrawn from use, ये भी करेक्ट है. जब आप उसको हटा दोगे, अवेलेबल फॉर सेल करा दोगे, नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, तो डिप्रिसिएशन बंद कर देंगे. साला सब करेक्ट लग रहा है. तो अगेन जो मोर करेक्ट होगा उस पे जाना होगा. At the earlier, when the asset is classified as held for sale or when the asset is de-recognized, obviously ये better है. At the later, when the asset is classified for, ये झूठ मूठ का बनाया गया है. So yes, C is correct. ये पढ़ने से मजा आता है. ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है. Good question. Question number 7. AG Limited is developing a new production process. Good. 21-22 में 11 लाख का खर्चा हुआ. Good. उसमें से 8 लाख का खर्चा जनवरी 1 तारीख के पहले हो गया था. ओके. 3 लाख जनवरी से मार्च के बीच में हुआ. ओके. कंपनी इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट ऑन 1 जनवरी दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन. याद होगा ओनली इसके बाद का एक्सपेंडिचर ही कैपिटलाइज होगा, पुराना को पीएल में भेजना पड़ेगा. तो हम 3 लाख को ही कैपिटलाइज कर पाएंगे, 8 लाख पीएल में जाएगा. द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस असेट, क्योंकि अभी तक वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुई है तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजरेगी जरूर. तो रिकवरेबल अमाउंट 2 लाख है, तो मैं 2 लाख में लिखूंगा, 1 लाख को और पीएल में भेज दूंगा. What is the carrying amount of the intangible asset at the end of the year? The answer is 2 लाख. पहला क्वेश्चन लिखा है 11 लाख. नो. दूसरा लिखा है 8 लाख. नो. 2 लाख, 3 लाख, तो 2 लाख इज द चॉइस. ठीक है, नॉट अ बैड क्वेश्चन. नहीं, एक्चुअली पहली बार तुम असेट को लिख लोगे जनवरी में ही, वहां से तुमको लिखते ही जाना पड़ेगा. इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट. खर्चा तो एक दिन में नहीं होता है, खर्चा होता रहता है. तो तुम जनवरी तक का जो भी खर्चा वो P&L में भेज दोगे, वो ठीक है. पर उसके बाद तुम IAUD बोल करके असेट लिखते जाओगे, कैपिटलाइजेशन करते जाओगे, और लास्ट में फिर इंपेयरमेंट लॉस लिखोगे. एट नंबर क्वेश्चन.
ए न्यूली सेटअप .com एंटिटी, साला .com लिखते ही डर लगता है, .com बबल था याद है? उसके पहले 2008 वही था, 2008 वाला सब प्राइम था रे, उसके पहले वाला। हाँ वो 1 2 जो भी था हमको याद है सब, पता ऐसा ऐसा कंपनी बना, कंपनियों का नाम चेंज कर करके लोगों ने नया नया पैसा रेस किया। वो तो होता ही है, इंडिया में तो भरा हुआ है। वो तो खैर रॉन्गली टाइप हो गया होगा। अरे वो ऐसे ही भर दिया, फॉल्स है बस। आइए इधर आते। हाँ 8 नंबर, ए न्यूली सेटअप .com कंपनी हैज रिसेंटली कंप्लीटेड one of its highly publicized research and development project. It seeks your advice on the accuracy of the following statements made by one of the stakeholders. State which one is true. Cost incurred during research phase can be capitalized? No. Cost incurred during development phase can be capitalized if the criteria such as technical feasibility of the project has been established or met? Yes. But all the criteria has to be met. 5-6 क्राइटेरिया है, तो उन्होंने भी सच्चे जी लिखा है, ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ द टेक्नीशियन यूज्ड इन द रिसर्च एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटलाइज्ड? नो। डिजाइनिंग ऑफ जिग्स एंड टूल्स क्वालिफाई एज फालतू चॉइस बना करके दिया है ऊपर वाला, ठीक है। नौ नंबर, with respect to valuation of goodwill and recognition of the same on acquisition of another entity, Ind AS 38 establishes general principles for recognition and measurement of intangible assets in the financial statements. ठीक है, the standard requires any entity to recognize intangible assets only if it is probable that future economic benefits are flow to the enterprise. Cost can be reliably measured. ठीक है। Which of the following is not correct about intangible? इतना लिखने गया था, लास्ट वाला लाइन ही खाली लिख देता। आप समझ रहे हो, झूठ मूठ का माहौल बनाया जो माहौल बना ही नहीं। तो फॉल्स स्टेटमेंट खोजना है, यही तो, विच इज नॉट करेक्ट। पढ़ते हैं। The above criteria are applicable to both cost incurred to acquire intangible assets and those generated internally. इंटरनली जनरेटेड, हाँ अगर हम खर्चा लगा करके बना रहे हैं तो इट्स ओके, कैपिटलाइज कर देंगे। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज प्रोहिबिटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, करेक्ट है। ओनली एक्वायर्ड गुडविल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल असेट, करेक्ट है। लेकिन ये जो इंटरनली जनरेटेड था ना, मुझे लगा कि बिना खर्चा किए बन गया। ये हुआ मैं जो असेट इंटरनली जनरेट बना रहा हूं करके, खर्चा करके, सेल्फ जनरेटेड, माने उसको सेल्फ जनरेटेड बोलते, जो खुद बन गया। ये इंटरनली जनरेटेड है जो हम बना रहे हैं, डन, मान गया। इन केस ऑफ ब्रांड, मास्टहेड, पब्लिशिंग टाइटल एंड सिमिलर असेट्स, they can be recognized only when generated internally as well as acquired separately. इनको तो रिकॉग्नाइज करने से मना किया गया है, लेकिन क्या लिखा ये? हाँ, इनको लिखा नहीं जाता, इनके पीछे खर्चा इनकर नहीं होता है, लेकिन सेपरेटली अगर मैं एक्वायर करूंगा तो भी मुझे लिखने नहीं मिलेगा। ये कैसा बात है? तो ये तो ठीक से नहीं बनाया ना। अच्छा, ओके, सॉरी, हाँ वही बोला, मैं तो कैपिटलाइज करूंगा ही। ओके, हाँ मान गया ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, मैं बोला साला
देखने मिलना चाहिए. In case of research and development phase of an internally generated asset, standard permits capitalization only of the development phase. हाँ, ये करेक्ट है. ओके, ठीक है, ये रॉन्ग हुआ. सी नंबर, ठीक है. 10 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेटर उठा लीजिए. एजी लिमिटेड अक्वायर्ड कॉपीराइट्स ऑफ 7.5 लाख. यूजफुल लाइफ इज 25 साल. डिवाइड कर दीजिए एक बार. कितना हुआ एनुअल डेप्रीसिएशन? 30,000. The entity will consume the copyright's economic benefit equally over the next 25 years. Fair value on 31st March 2023 after 2 years is 7 lakh. The entity shall measure the asset at what value? 2 साल का डेप्रीसिएशन देके माइनस करके दिखाइए कितना हुआ. 750 माइनस 60, 690 हुआ. तो ये फेयर वैल्यू तो ऐसे भी इरेलेवेंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं, ये रिवैल्यूएशन मॉडल. अगर आप इंटेंजिबल असेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाओगे तब जाकर के आप बोलिए इस चीज को लेकर के कि हम रिवैल्यू करेंगे, तब तो रिवैल्यूएशन रिजर्व हमको लिखना अलाउड होना चाहिए. तो उन सब चीजों का हाईलाइट यहां पे नहीं है, तो हम 690 को आंसर बोलेंगे. बट वो 7 लाख भी हो सकता है अगर एंटिटी हैज ऑप्टेड फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल. ओके, तो अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड. समझे कि नहीं हम क्या बोले? गॉट इट? चलो आगे चलते हैं. नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल इज अ पॉलिसी जिसके बारे में आपको अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा, नहीं तो हम कॉस्ट मॉडल ही मान के चलते हैं हमेशा. और फिर यह भी हो सकता है कि वो इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहा हो उसके लिए निकाला हुआ होगा, रिकवरेबल अमाउंट को फेयर वैल्यू लिख के दे रहा होगा. क्यों पंगा लें? सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. एक दिन में नहीं होगा, नहीं 2 दिन और लगेगा. नहीं, बहुत है ना. कल और परसों में 2 दिन में हो जाएगा. पेज वाइज बहुत सारा पेज हम लोग कर चुके हैं. वही देख रहा, आधा आधा हो गया है. आइए देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? किसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? लैंड या बिल्डिंग होना चाहिए और रेंट पे लगा करके, माने हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, रेंट और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए हम उसको लगाएंगे. मतलब दैट इज हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल इनकम एंड कैपिटल अप्रिसिएशन. दे आर नॉट बीइंग used by us. They are not owner occupied property. इसमें ओनर ऑक्यूपाइड लिखा गया है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का दूसरा नाम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिया गया है. तो लैंड हेल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, इट इज पीपीई. बिल्डिंग रेंटेड आउट टू एम्प्लॉइज एट स्टाफ क्वार्टर, इट इज पीपीई. Lawn rented to third parties for events and private functions, it is investment property. Parking lot attached to land on which the company's factory is constructed, it is PPE. नीचे का माने बीच का तीनों जो भी 1, 2 और 4 फिक्स्ड असेट्स है हमारा. ओनली C is an investment property. Next, AG India Limited uses portion of building for their admin use and remainder को let out कर दिया. हाँ, तो डिवाइड करना होगा. Which is not the right approach. ओहो, which is not the right approach for dealing with the situation while doing the accounting.
Account for the portion separately if these portions can be sold separately. I'm okay with that. Record it as investment property if the portions could not be sold separately and insignificant part is held for admin use. I'm okay with that. It is a fixed asset if the portion could not be sold separately and insignificant portion is rented out. I'm okay. It will be treated as right of use asset. लीज घुसा दिया इसमें, माने हम किसी से लीज पे लिए हैं, ऐसा तो है ही नहीं भाई साहब. राइट ऑफ यूज असेट डिपेंडिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ यूसेज एंड लेट आउट. नो नो नो, ये तो बेकार बनाया. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब झूठ मूठ का बनाया है ये चॉइस. 3 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेटर उठा लीजिए. On 1 April 2021, ABC purchased a new head office building for 60 crores. Same day leased out the top 3 floors of to the subsidiary on a long-term operating lease. Fine. The annual rent receivable was 2 crore starting from 31st March 2022. On 1st April 2021, directors estimated the initial cost of the building should be allocated 15 million to the top 3 floors and rest 20 million to the land. नहीं, 20 million for the remainder of the building and 25 million for the land. ठीक बोल रहे ना? 15, 25, 20. हेलो, हो गया ना? 15 में टॉप 3, बाकी और लैंड. ठीक है, आगे. द प्रॉपर्टी हैड ए फेयर वैल्यू ऑफ 64 million, आउट ऑफ विच मैंने उल्टा लिख दिया है. हाँ, उल्टा लिख दिया है. ये 20, ये 25, यही तो. कहां तक पढ़े हम लोग? हाँ, ऑन 31st March 2022 प्रॉपर्टी हैड ए फेयर वैल्यू ऑफ 64 million. 25% is attributable to the top 3 floors. Useful life of the building is 60 years. Carrying value of the investment property in the separate balance sheet will be कितना? इस 15 लाख का बात ही हो रहा है ना. कितना साल गुजर गया देख तो 1 साल का डेप्रिसिएशन दे दीजिए. कितने साल यूज में आएगा असेट? तो इसको खाली 15 का करके दे मेरे को. इनका क्यों कर रहा है? ये तो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है. खाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पूछ रहा है वो. और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे मेजर करना पड़ता है. इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल आप ऑप्ट कर ही नहीं सकते. तो इसका फेयर वैल्यू मीनिंगलेस है. नहीं समझे? ऐसे भी 0.25 का अगर डेप्रीसिएशन होगा तो 14.75 विल बी द कैरिंग अमाउंट. वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ही कैरिंग अमाउंट खाली पूछा है. देखिए, कहानी है इसमें छोटा सा. उसने पूछा इन द स्टैंडअलोन बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड. आम ओके, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी बैलेंस शीट में. सब्सिडरी की बैलेंस शीट में आरओयू असेट बन जाएगी. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो फिक्स्ड असेट ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली वो ग्रुप यूज कर रहा है उसको. याद है इस तरह के सम्स करे थे हम लोग. आगे, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मे बी ए क्वालिफाइंग असेट अंडर एज 23 बोरोइंग कॉस्ट. यस, इट कैन बी. ये ट्रू है. हेलो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी ए क्वालिफाइंग असेट.
हाँ, यस, मैं अगर कोई बिल्डिंग बना रहा हूं 5 साल लगेगा, ये क्वेश्चन का ये रॉन्ग है ना, पढ़ते एक बार पूरा। अरे तो हेल्ड उसी लिए है, क्या बात करते हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्वालिफाइंग असेट होता है अलग से, साला लिखा हुआ भी है। वेट कर, मैं तुमको दिखाऊंगा भी वो वाला पैराग्राफ। डिसएग्री, हाँ, अभी आगे पढ़ते हैं। An entity is not required to capitalize the borrowing cost in respect of investment properties even if they are qualifying assets. False है। Investment property can be measured at fair value at each reporting date on an asset by asset basis. False. Investment property measured at fair value, not depreciated or tested. False. ये दोनों में A right है, B wrong है। ये ठीक है, दोनों रॉन्ग है। बी रॉन्ग है, ए राइट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक क्वालिफाइंग असेट क्यों नहीं हो सकता? अगर बिल्डिंग कैन बी ए क्वालिफाइंग असेट, जो मेरा पीपी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने क्या गुनाह कर दिया है? मैं आपको बोरोइंग कॉस्ट का वो दिखाता हूं, वेट करो 1 मिनट। ये देखिए, क्वालिफाइंग असेट का डेफिनेशन। क्वालिफाइंग असेट इंक्लूड्स इन्वेंट्रीज, पीपीई, इंटेंजिबल असेट्स, बियरर प्लांट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। चॉइस को बोल्ड करने में इंस्टीट्यूट से गड़बड़ हुआ है, या हो सकता है मेरा भाई से गड़बड़ हो गया होगा जिसने ये बनाया है। ओ हेलो, चॉइस को ठीक करवा देना। 4 में ए इज करेक्ट लिख दो। वहां पे तो तुमको थोड़ी कुछ करने मिल रहा होगा। अच्छा, अलग से तुम लोग उसी में मोबाइल में लिख ले रहे हो अपने, कैसे करके लिख रहे हो उसको? अच्छा, रहता है पीडीएफ में ऐड करने का? हाँ, गुड। तो ये पहली बार हम लोगों को देखने मिला कि रॉन्ग चॉइस है। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? इसमें ए इज द चॉइस। वही बोला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो क्वालिफाइंग एसेट होता ही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेल? नो। Right of use asset? No. More or less? No. If they are being used for business purposes? Obviously no. Property leased to another entity for finance lease? हो सकता है। हम अगर किसी दूसरे बंदे को फिनांस लीज पे असेट दे दे, वो तो बिक जाता है। सॉरी, सेल हो गया बोल करके, रे है ही नहीं वो असेट हमारे घर में। वही मैं बोला कि ये तो हो ही सकता है। यहां ऑपरेटिंग लीज होने से हो जाता, यहां अगर ऑपरेटिंग लीज होता ना तो हो जाता, और नीचे वही है क्या? ओ, वही मैं बोला, ठीक है। राइट ऑफ यूज असेट रिलेटेड टू बिल्डिंग हेल्ड अंडर द एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर 1 or more ऑपरेटिंग लीजेस। दिस इज फाइन विथ मी। ये समझे कि नहीं कहां पे फंस गया मैं? हाँ, मेरे लिए राइट चॉइस था लेकिन रॉन्ग बन गया। हम ध्यान नहीं दिया, फिनांस लीज अलग से लिखा हुआ है। फिनांस लीज पे आप किसी को भी अगर असेट दे देते हैं तो असेट बुक से डी रिकॉग्नाइज हो जाती है, हट जाती है वो असेट। दैट इज नो लॉन्गर एन असेट एट ऑल इन योर बुक्स। गुड।
कि मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 6, at what value the reclassification or transfer between investment property and PPE are made at carrying amount। इसमें एकदम फिक्स है, कोई कहीं से कहीं भी जाएगा, इधर से उधर या उधर से इधर, कैरिंग अमाउंट पे ही ट्रांसफर अलाउड है इस इंड एस में। एक मिनट, बाप रे, बोलिए हम लोग का कौन सा पढ़ेंगे अभी? अच्छा, इसका 6 का चॉइस कर लिए तुम लोग? पहला वाला ना, बाकी पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। 7 नंबर, ये वाली क्लास बहुत टायरिंग हो जा रही है मेरे लिए, मुझे लगातार बोलना पड़ रहा है शायद इसलिए ना। हाँ वही, मैं थक क्यों जा रहा हूं, मतलब खांसी आने लग जा रहा है। पहले पिछला वाला क्लास में भी खांसी आने लग गया था ना मेरे को, मैं बोला ऐसा क्यों हो रहा है, क्लास तो छोटी है। AG Limited has purchased a commercial building and let out to some of its subsidiaries. Let out the same to one of its subsidiaries. एक ही बिल्डिंग है। How it should be reflected in consolidated balance sheet, पूछ ही लिया। PPE होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा। ये रहा ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्रुप। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम लोग रेंटल और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखते हैं, ओनर ऑक्यूपाइड को हम लोग यूज के लिए रखते हैं। हेल्ड फॉर सेल रॉन्ग, हेल्ड फॉर रेंटल ओके, हेल्ड फॉर सेल रॉन्ग। डी क्यों नहीं हो सकता? हाँ, फिक्स्ड सेट, ये भी तो चॉइस है तो। अरे इसका और इसका डिस्टिंक्शन ही तो मांगा है। हाँ, लेकिन ये कैसे तुमको समझ में आ रहा है? मैं मान रहा हूं, मैं भी वही लिखूंगा, लेकिन तुम समझ पा रहे हो, लैंग्वेज के हिसाब से हम भी वही लिखेंगे। हाँ, क्योंकि ये भी तो एक तो डिफरेंट, भाई ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। यस यस, मान रहा हूं, मैं भी यही लिखूंगा, लेकिन तुम समझ पा रहे हो मेरा कंटेंशन क्या है, कि अगर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मैं कैसे अलग करूंगा। ऐसी क्या क्वालिटी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में होगी कि वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये गलत, मैं इसको बहुत हेल्दी टाइप का क्वेश्चनिंग नहीं मानूंगा, ये बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है। इसको स्मार्ट या ट्रिकी क्वेश्चन में आप डाल सकते हो। वो यही बोल रहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे ओनर ऑक्यूपाइड से अलग होती है। क्वेश्चन का अगर हिंदी मीनिंग पकड़ोगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से अलग होती है, तो द आंसर इज उसे हम रेंटल और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखते हैं। ओके, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, अकाउंट्स का नहीं। क्या संपूर्णा देखेगा क्या हुआ? हेलो अनुराग,
ये ठीक है क्या, आप हमको बताइए। एक क्वेश्चन था, मैं आपको सुनाता हूं, सुनो। तीन एंट, चींटियां जिसको बोलते हो, 3 चींटियां चल रही है आगे पीछे करके, 3। सबसे फ्रंट वाली बोलती है कि मेरे पीछे 2 चींटी है। सबसे बैक वाली बोलती है मेरे आगे 1 है। कैसे पॉसिबल है? तो पीछे वाले को, दोनों पीछे वाली दिख रही है, फ्रंट वाली को। आंसर है पीछे वाली झूठ बोल रही थी। ये वैसा ही क्वेश्चन है। आई एम नॉट हैप्पी, बट स्टिल इंग्लिश के हिसाब से आप लोग राइट हैं। फर्स्ट वन इज करेक्ट, आई मीन बी इज करेक्ट। 9 नंबर, रियल एस्टेट लिमिटेड हैव acquired investment property within the meaning of Ind AS 40. Okay. Company has details of cost and other related expenses. Okay. But it is not sure what would be the correct accounting treatment of the said items. Identify the correct statement. Cost पे डेबिट करो और क्या है? अच्छा, स्टार्टअप कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, ऑपरेटिंग लॉसेज को कैपिटलाइज नहीं करना, अब नॉर्मल लॉसेज को कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है, ओके। वही वाला क्वेश्चन, मतलब कुछ लॉसेस हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। मैं वही बोला, कॉस्ट पे डेबिट करके खत्म करो बात को, पर उन्होंने चॉइस से सिलेक्शन मांगा है कि कॉस्ट में क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांसफर फ्रॉम और टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? ये क्या है? हाँ, ये मैं समझ रहा हूं। हमने अगर किसी एसेट का अनडिटरमाइंड यूज करके रखा है, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल करके रखे हैं, अब मैं उसको ऑपरेटिंग लीज पे डाल रहा हूं, तो ठीक है, दैट इज नॉट अ ट्रांसफर। कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, ओ, अब मैं समझ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से लिखा, ज्यादा लिखना चाहिए था। हेलो, ज्यादा लिखना चाहिए था। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। दिस असेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नाउ आई एम डूइंग दिस एंड दिस, तब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। ओके, कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, आप इसको जैसे ही फिक्स्ड असेट के रूप में यूज करने लग जाओगे तो आपको ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। ओके, डन। कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट विथ ए व्यू टू सेल, इन्वेंट्री बनाने लग जाओगे, हटाना तो पड़ेगा। एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, बेच दोगे टाइप से, मतलब ओनर ऑक्यूपेशन, ये क्या कर रहे हैं? ये चॉइस हमको नहीं समझ में आया। इसमें से ओनर ऑक्यूपेशन से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रहा है। हाँ, तो ये तो ठीक हुआ नहीं ना फिर। तो ट्रांसफर हो रहा है ना। अच्छा, फ्रॉम और टू, ओके ओके, एक्सेप्टेड। माने पहले वो ओनर ऑक्यूपेशन था, अब वहां से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रहा है। ओके, और इन तीनों में वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, और या तो इन्वेंट्री बन जा रहा है, या बिक्री, माने या हम उसको फिक्स्ड एसेट के रूप में यूज करने लग जा रहे हैं। ओके, स्मार्ट क्वेश्चन बनाया है। हाँ, थोड़ा सा, बट स्टिल नाउ जब चारों पढ़ रहे हैं ना, तब हमको चारों से समझ में आ रहा है कि बिना लिखे भी सम बन रहा है। जब चारों पढ़ रहे हैं तो बिना लिखे भी सम बन रहा है। देखना, कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, ओनर ऑक्यूपेशन हो रहा है। कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट फॉर सेल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, इन्वेंट्री बना रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, ऑपरेटिंग लीज पे डाल रहे हैं, तो भी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, फिक्स्ड एसेट था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे हैं। स्मार्ट क्वेश्चन, हेलो, बैड क्वेश्चन नो, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, एंड यस, ए इज करेक्ट।
थोड़ा समझाते हैं, मैं थोड़ा समझ में नहीं आया। दोबारा बोलो बेटा। क्वेश्चन थोड़ा समझा सकते हैं मतलब? हाँ जरूर जरूर, अरे जरूर जरूर, मेरे को तो बहुत खुशी हुआ ये क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस करके। सुनिए, ये क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांसफर फ्रॉम और ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब अगर मेरे पास कोई दूसरा तरह का प्रॉपर्टी था, मैं उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया, ये केस नहीं है, ऐसा वाला केस बताओ। या मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, मैंने उसको दूसरा कुछ बनाया, ये केस नहीं है, ऐसा वाला एग्जाम्पल देके बताओ। जैसे इसमें लिखा कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज फ्रॉम अनडिटरमाइंड यूज, मतलब पहले वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, मैं उसको अभी ऑपरेटिंग लीज पे डाला, तो ऑपरेटिंग लीज पे आप अगर डालते हो तो भी तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। और जब आप अनडिटरमाइंड यूज पे रखते हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही माना जाता है। कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, मतलब आप उसको फिक्स्ड असेट बनाए, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था। ढंग से देखिए, कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट फॉर व्यू ऑफ सेल, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, आप इन्वेंट्री बनाए। एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, पहले फिक्स्ड असेट था, अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाए, और ये पहले भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, अभी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहा। तो पूछ रहा है कौन सा ट्रांसफर फ्रॉम और टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, माने ट्रांसफर ही नहीं है। संपूर्ण, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। गुड। आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? कल मिलते हैं बाकी के लिए। और मैं और भी देख लेता हूं कि और क्वेश्चंस भी था क्या, मेरे स्टाफ ने मिस्टेक किया है क्या, वो भी देख लेता हूं। कि कुछ एस में ना बाद में खाली 4-4 5-5 हुई है, किसी में 5, किसी में 3, फिर किसी में 3, फिर 5, फिर 3, 6, 3, 2 भी है, 3, 7 भी है, 4, 4, 10 लास्ट एग्रीकल्चर में ही है। देखते हैं, बट आई एम हैप्पी कि रिवीजन हो रहा है। नहीं, जो बजट आएगा वो पूरे साल के लिए रहेगा, लेकिन उसको इंटरिम बजट बोलते हैं। फाइनल बजट में उसको रेटिफाई कर दिया जाता है। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या सोचती है और कैसे सोचती है। जी बिल्कुल, बढ़ना गिरना नहीं, इंपैक्टेड होना चाहिए। नया गवर्नमेंट आएगा तब तो चेंज होगा ही। नया गवर्नमेंट आएगा तब तो वो तो अपना बजट देगा ही देगा। फर्क नहीं, ये लोग देगा इंटरिम बजट ही। जैसे कोई चीज में भी ट्वीक नहीं करेगा, रेट उट में चेंज नहीं करेगा, जैसे इनकम टैक्स रेट उट वगैरह में चेंज नहीं करेगा। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को तो वोट भी लेना है, तो वो सब अनाउंसमेंट जरूर करेगा कि हम ऐसा कैपेक्स करेंगे, फलाना ढिमका करेंगे, इतना सारा टॉयलेट बना देंगे, जो भी, वो सब तो जरूर करेगा। बीजेपी छोड़ेगा नहीं, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हाथ में है। देखा कि नहीं क्या किया वो नीतीश कुमार? इस तरह का आदमी हम नहीं देखे रे बाबा। कल मेरा दोस्त एक तो हमको लिख के भेजा, बोला आत्मा अमर है, शरीर परिवर्तन होता रहता है। हेलो, आत्मा हम लोग बोलते ना हिंदू में कि आत्मा मरती नहीं है, हम लोग मरते हैं तो तुरंत ही किसी न किसी में घुस जाते हैं। तो बोलता है आत्मा यहां नीतीश कुमार है और 2 शरीर भाजपा और आरजेडी है। हद है साला वो आदमी,
पूरा औकात ही खत्म कर दिया अपना।